हेलो गाइस। तो हम लोग रेलवे एयरवेज एंड वाटरवे इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वांटम सीरीज़ है, आप लोग भी क्वांटम कर लीजिए, थोड़ा आसान रहता है। इसका पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू परमानेंट वे एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, आगे वीडियो में देखिएगा। इसका हम अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे जिसके अंदर है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा वीडियो रहेगा लाइन वाइज। तो पार्ट 1, हिस्ट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ इंडियन रेलवेज। पहला क्वेश्चन है कि जो इंडियन रेलवे उसके हिस्ट्री के बारे में, कैसे कैसे बना, कैसे कैसे मॉडर्नाइजेशन आया। तो ये एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा है ना, हमको लगता है पूछेगा। हाँ, पर आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज बढ़ाना है, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। फ़िलहाल अभी हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हम नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, ये रटने वाला चीज़ है तो इसमें कुछ समझाने वाला है भी नहीं, तो ये सब आप अपना पढ़ लीजिएगा। इसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवे का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। जैसे इंडियन रेलवे है तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। तो सबसे पहला आता है रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड से पता चल रहा है नाम कि ये एक हेड है, इसी के अंडर सब कोई काम करता है, जैसा इसमें खुद लिखा भी हुआ है। रेलवे बोर्ड कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, फाइनेंशियल कमिश्नर फॉर रेलवेज एंड 5 अदर फंक्शनल मेंबर्स। ठीक है, रेलवे बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, फाइनेंशियल कमिश्नर होता है और 5 और फंक्शनल मेंबर होते हैं। ठीक है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट संभालना इंडियन रेलवेज़ का। ठीक है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट संभालना इंडियन रेलवे का। ठीक है, सिंपल, बस इतना ही है। उसके बाद आता है RDSO, जिसको बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये RDSO यहाँ लखनऊ में है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसमें क्या होता है, ये एक टीम बनाता है। ठीक है, ये टीम किस चीज़ का है, सारे जो डिफरेंट फील्ड है रेलवे के, ठीक है, उनका जो एक स्पेशलिस्ट है, ठीक, उनके स्पेशलिस्ट का ये एक टीम होता है। ठीक, तो दूसरे पे आते हैं जोनल रेलवेज़। तो जो रेलवे सिस्टम होता है ना, ठीक है, उसके बाद आता है जोनल, मतलब अलग अलग जोनल जोनल में उसको रेलवे, वहाँ का अपना अपना रेलवे सिस्टम होता है, उसमें डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे जो इंडिया में है उसमें 18 जोनल रेलवेज़ हैं। ठीक है, जोनल के बाद आता है डिवीज़न, जो बाद में दिया, पहले बता देते हैं डिवीज़न। जोनल होता है, हर जोनल के अंदर डिवीज़न होता है अपना अपना। तो हर जोनल का जो डिवीज़न होते हैं वो 3 से 6 होते हैं। ठीक है, 3 से 6 डिवीज़न होते हैं हर जोनल के अंदर ऐसे। और हर जो डिवीज़न होता है उसमें जो एरिया कवर होता है, ईच हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 700 से 1000 रूट किलोमीटर इन इट्स टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद क्या है, देर आर अबाउट 68 डिवीज़न ऑन इंडियन रेलवेज। इस डिवीज़न वर्क अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर भी 68 डिवीज़न है इंडियन रेलवेज में। ठीक है, टोटल 68 डिवीज़न है और ये सब किसके अंडर काम करते हैं, रेलवे मैनेजर के, डिविजनल रेलवे मैनेजर के अंडर ये सब काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जानते हैं प्रोडक्शन यूनिट क्या होता है। तो प्रोडक्शन यूनिट ऐसे 6 तरह के हैं। ठीक है, देयर आर 6 प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज। चित्ररंजन लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, रेल कोच फैक्ट्री, व्हील एंड द एक्सल प्लांट। ठीक है, ये 6 इसके प्रोडक्शन यूनिट है, इसका नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पहला चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स है, फिर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, 2 वर्क एक साथ हो गया। उसके बाद फिर उसका जो कोच होगा तो उसका नाम कैसे याद रखेंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद फिर एक और डीजल है, लेकिन इसमें क्या है, पहले वाला लोकोमोटिव था, ये कंपोनेंट के बारे में, डीजल कंपोनेंट वर्क्स, रेल कोच फैक्ट्री। फिर उसके बाद ये सब हो गया तो बचा क्या, व्हील एंड एक्सल प्लांट्स। ये एक तरह से हम याद कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ रिलेशन नहीं है, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है COFMOW। ठीक है, इसको कॉफ माऊ या कुछ ये सब मत पढ़िएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। ठीक है, जो 1979 में सेटअप हुआ था, इसका स्पेशली काम क्या होता है, जैसा हम पढ़े हैं, इसका स्पेशली काम यही होता है कि जो वर्कशॉप होते हैं, ठीक है, उसको और ज़्यादा कैसे मॉडर्नाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे नए नए इक्विपमेंट दे सकते हैं रेलवे के अंदर, ताकि
वो और मॉडर्न, उसमें और सारी सुख सुविधाएं लाएँ। इसका काम यही होता है, ठीक है, कि जो वर्कशॉप है जो इंडियन रेलवेज़ का, उसको और कैसे मॉडर्नाइज़ कर सकें। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए स्पेशलिस्ट एजेंसी टू इम्प्लीमेंट द वेरियस वर्कशॉप मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ 6 कोच होते थे, ठीक है, तो अब 6 कोच को कैसे 10 कोच में लाया गया। ठीक, पहले आपका ये कोयला वोयला से चलता था इंजन, फिर उसको डीजल में, फिर इलेक्ट्रिकल में बदला गया। ठीक है, तो ये सब जो काम था, जो मॉडर्नाइजेशन लाया गया है रेलवे, इंडियन रेलवे के अंदर, ये सब COF MOW के द्वारा लाए गए। ठीक है, फिर आता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो इसका साफ पता चलता है इनका काम ही क्या है। इनका काम है जो सेफ्टी जो देखे जाएंगे, जो इंडियन रेलवे में जो सेफ्टी का जो देख रेख होगा वो इनके अंडर होता है। द कमिश्नर ऑफ सेफ्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट एंड अदर स्टैट्यूटरी फंक्शन कंसर्निंग द वेरियस जोन रेलवेज। ठीक है, इनका काम होता है सेफ्टी से रिलेटेड इंडियन रेलवेज़ के अंदर की कौन कौन सी सेफ्टी, कैसे कैसे क्या देखना होता है, वो इनका काम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या पढ़े कि इंडियन रेलवे का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जैसे है, ये इंडियन रेलवे है, तो उसके अंदर पहले आता है उसके हेड लोग कौन है, रेलवे बोर्ड। ठीक है, उस रेलवे बोर्ड के अंदर उनका जो स्पेशल अपना टीम है वो कौन है, RDSO। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन रेलवे को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। पहला उसको डिवाइड किया गया है जोनल रेलवेज़ में। जोनल के अंदर आता है डिवीज़न। ठीक है, ये सब हो गया। अब उसके बाद इंडियन रेलवे को कौन कौन सा प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, मतलब कौन कौन उसको प्रोडक्शन यूनिट है उसका, वो हो गया। उसके बाद उसको कौन कौन नया नया मॉडर्नाइजेशन लाएगा, कौन उसको अच्छा और उसको बेहतर बनाएगा, उसका क्या काम है, वो सब कौन देखता है, वो देखता है COF देखता है, COF MOW। ठीक है, फिर उसके और क्या इंडियन रेलवे में हो सकता है, सब कुछ तो कवर हो गया, बस बचा सेफ्टी। तो सेफ्टी कौन देखता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो वो कौन देखता है, द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो ये सब आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियन रेलवेज़ के। ठीक है, चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मतलब रेल ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है किसी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो हमको तो लगता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप भी जानते हैं। चलिए उसके कुछ कुछ पॉइंट्स जानते हैं किस तरह से। तो पहला है न्यू सोर्सेज एंड द न्यू एरिया ऑफ प्रोडक्शन। Railway have installed new sources and new area of production. They have not only provided knowledge of new areas but also helped in reaching the inaccessible areas. इसके मतलब से समझ गए हैं। रेलवे के द्वारा मतलब रेलवे से क्या हेल्प होगी कि हम लोग जिस जिस जगह तक नहीं पहुंच पाते थे, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं पहुंच सकते हैं या नहीं जा सकते, वहाँ पे हम लोग रेलवे के द्वारा जा सकते हैं, मतलब रेलवे के हेल्प से जा सकते हैं। बहुत पहाड़ी एरिया या फिर जंगल एरिया, समुद्र के ऊपर ऐसे हम लोग नहीं जा सकते ना। कुछ कुछ एरिया होता है जहाँ ऐसे नॉर्मली पैदल जाना चाहें या फिर बाय रोड जाना चाहें तो नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए जो रेलवे है इसका बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है रेलवे की वजह से। ठीक है, ग्रोथ ऑफ मार्केट एंड स्पेशलाइजेशन। रेलवे हैव एक्सटेंड द साइज ऑफ मार्केट एंड दस स्टिमुलेटेड द प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, बल्कि गुड्स एंड पैसेंजर टू डिस्टेंट प्लेस इजिली। मार्केट का ग्रोथ हुआ है, सही बात है। जितना जो मतलब बल्क में जो सामान था या पैसेंजर का इतने आसानी से ही काफ़ी डिस्टेंस पे, मतलब जो दूर भी है या पास भी है, आसानी से उनको ट्रांसफ़र कर सकता था आराम से। तो उससे क्या हुआ, जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा तो मार्केट बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, लोगों के बीच में व्यापार हुआ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, किसी का या फिर पर्टिकुलर ग्रुप का या किसी का भी क्या है, तो उससे ग्रोथ हुआ ना उनके मार्केट का, उनके प्रोडक्ट का। तो इससे रेलवे का बहुत ज़्यादा हेल्प था। ठीक है, रेलवे का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था किसी भी मार्केट को ग्रोथ करवाने में। ठीक, हेल्प इन द इंटरनल ट्रेड बाय ज्वाइनिंग टुगेदर डिफरेंट एरियाज ऑफ कंट्री, रेलवे हैव मेड इंटरनल ट्रेड कन्वीनियंट। दे कैरी गुड एंड पैसेंजर टू डिस्टेंस प्लेस ईजिली। सही बात है, कंट्री के अंदर भी अगर हम लोग को ट्रेड करना होगा तो ऐसा तो नहीं छोटा मोटा कंट्री चले गए, बड़ी बड़ी कंट्रियाँ तो बाय रूट जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर रेलवे की वजह से क्या हुआ, आसान हो गया। सामान हुआ, कोई भी गुड्स हो गए या फिर लोग खुद हो गए जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, तो बहुत आराम से वो अब आ जा सकते हैं। ये तो आप भी जान रहे हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया। ठीक है, इससे ट्रेड बढ़ा, देश के अंदर ही ट्रेड बढ़ा और लोगों के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो गए
वो अपने सामान और ज़्यादा स्केल पे या फिर और ज़्यादा एरिया में अब उसको सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। रेलवे हैव इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच इन टर्न्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। सही बात है। मोबिलिटी मतलब मूव या एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेबर मतलब जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं। तो बहुत सारे वर्कर जिनको जॉब नहीं मिल पाता है या फिर ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जॉब इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आराम से, जहाँ पे जॉब है, जहाँ पे उनको काम मिल सकता है। और उसका ये काम कौन आसान किया? रेलवे आसान किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? पहली बात तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में, जैसे जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे भाई वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे इतने वर्कर नहीं है, तो वहाँ लोग कैसे पहुँचेंगे? पहुँचने के लिए कुछ चाहिए ना, रूट चाहिए। तो उसमें कौन हेल्प किया? रेल हेल्प किया। तो इस तरह से रेल भी एक तरह का हेल्प किया इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में, मतलब ग्रोथ लाने में, डेवलपमेंट लाने में। ठीक है। छठवां है एलिमिनेशन ऑफ फैमिन्स। फैमिन्स का मतलब हम पहले बता दें, इसका मतलब होता है अकाल पड़ना। ठीक है। तो एलिमिनेशन मतलब अकाल जो पड़ा उसमें गिरावट हुआ, उसमें कम हुआ। किस तरह से हुआ, किस तरह से हेल्प किया रेलवे, चलिए वो जानते हैं। रेलवेज हैव हेल्प इन डाइल्यूटिंग द इंटेंसिटी ऑफ फैमिन्स। मतलब डाइल्यूटिंग मतलब कम किया है, इंटेंसिटी मतलब अकाल जो पड़ते थे उस उनके नंबर को कम किया। बाय कैरिंग द फूड ग्रेन्स फ्रॉम सरप्लस टू फैमिन स्ट्राइकन एरियाज। मतलब जहाँ पे अकाल पड़ा है वहाँ पे फूड ग्रेन मतलब वहाँ पे खाना पहुँचाने में हेल्प करता है। तो वहाँ पे कैसे पहुँचता है? हर जगह तो रोड से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। रेलवे क्या होता है, भीड़ भाड़ कम रहता है, जल्दी पहुँच सकता है। जहाँ किसी को अकाल पड़ा है वहाँ पे तो ज़्यादा ज़रूरत है, तो वहाँ पे खाद, फल, सब्जी जो भी ज़रूरत होती है डेली नीड की, वहाँ आराम से पहुँचा सका। जिसकी वजह से अकाल के जो नंबर थे जो ज़्यादा पड़ते थे उसमें भी कटौती हो गई है। किसकी वजह से? रेलवे की वजह से। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट। रेलवे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लैक्स ऑफ स्किल एंड द अनस्किल्ड पीपल आर एम्प्लॉयड इन ऑपरेटिंग द रेलवेज। इसको तो पढ़ के समझ गए हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी देता है एक तरह से। स्किल एंड अनस्किल्ड पीपल भी वहाँ पे काम करते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक है। इनकरेजमेंट टू टूरिज्म। इसके हेडिंग से समझ में आ रहा है, इनकरेजमेंट मतलब टूरिस्ट को बढ़ावा देना। उसमें वो किस तरह से होता है, कौन हेल्प करता है? रेलवे हेल्प करता है उसमें। ठीक है। टूरिस्ट ट्रैफिक हैज़ ऑल्सो बीन इनक्रेस्ड। रेलवे सेल सर्कुलर टिकट टू द टूरिस्ट एंड देयर बाई प्रोमोट टूरिज़्म। रेलवे से क्या मतलब, रेलवे के थ्रू ऐसे आपको भी कहीं जाना होता है तो आप सोचते हैं ना कि भाई ट्रेन का टिकट मिल जाए तो सही रहेगा, रूट से जाएंगे, रोड से जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मेहनत होगा, थकान होगा। तो ये सब में इसमें क्या हुआ, एक तरह से ये टूरिज़्म का बढ़ोतरी हुआ ना, उसका प्रचार हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है। वहाँ पे लोग और जाने लगे। वो किस तरह से जाने लगे और क्यों जाने लगे? रेलवे की वजह से। तो इस तरह से इनकरेजमेंट हुआ है टूरिज़्म में भी। ठीक है। पार्ट 2 के लिए देखते रहें।